गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सृष्टि क्लासेस में आपको पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण एवं बेसिक बात को बताएंगे। सृष्टि क्लासेस आपका हाजीपुर शहर में रामबालक चौक पर डॉक्टर मीरा सिंह के बगल में स्थित है, जो कि आप कार्निवाल सिनेमा अगर देख रहे हैं तो उसी के आसपास सृष्टि क्लासेस है, जो हिलालपुर सदन में सबसे ऊपरी मंजिल पर क्लास का संचालन होता है। यहीं पर हम लोग पठन पाठन का कार्य करते हैं। सृष्टि क्लासेस में आज मेरा और आपका यह पहला वीडियो होगा। इसमें हम पॉलिटी का वीडियो बनाएंगे और पॉलिटी के बारे में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटी आखिर है क्या। साथ ही साथ पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, वह किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस लेवल से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं गोपाल सम्राट सृष्टि क्लासेस का पॉलिटी का फैकल्टी हूँ और आपको इस वक्त पॉलिटी का बेसिक चीज़ बताएंगे, बेसिक बात बताएंगे, जो हर स्टेप का वीडियो बनाकर हम आपके चैनल पर, मतलब सृष्टि क्लासेस के चैनल पर डालूँगा, जिसको आप देखते रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पॉलिटी होता क्या है। ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, वो भी पूरा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बेस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम हाई लेवल की चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। पॉलिटी है क्या? पॉलिटी का जब हम हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसका मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस को एक ही सब्जेक्ट समझते हैं। दोनों एक ही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस जो हुआ एक विस्तृत, एक स्वतंत्र विषय होता है, पॉलिटी उसका एक पार्ट्स होता है। पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन हम जीएस के तौर पर नहीं करते हैं, जीएस के तौर पर हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं। पॉलिटी को हिंदी में हम राज व्यवस्था कहते हैं। अब राज व्यवस्था को अपने तौर तरीके से अगर दो भाग में हम तोड़ते हैं या बांटते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राज प्लस व्यवस्था। यहाँ बेसिक बात यह हुई कि राज प्लस व्यवस्था कहने का मतलब यह हुआ, राज व्यवस्था कहने का मतलब यह हुआ कि पहले हम राज्य के बारे में जानेंगे कि राज्य क्या होता है, उसके बाद हम यह जानेंगे कि व्यवस्था क्या है। मतलब राज्य को संचालन करने के लिए जो व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा, वह कैसे की गई है, क्या की गई है और क्यों की गई है, इसकी चर्चा भी हम इसी क्लास में करेंगे। जैसा कि अभी हम आपको बताएं पॉलिटी में हम आपको बताएं राज व्यवस्था। तो पहले हम यह जानेंगे कि राज्य क्या होता है, राज्य का कितने कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब तत्व। जैसे मान लीजिए यह पेन बना है, या पेन बना है, या क्लासरूम बना है, या बोर्ड बना है, या एक पंखा बना है। हर विषय वस्तु को बनाने में कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से एक राज्य को बनाने में भी कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। तो राज्य को बनाने के लिए किन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। आप सबसे पहले इस बात को जानिए कि राज्य को बनाने के लिए हमें 4 तत्व की आवश्यकता होती है। राज्य को बनाने के लिए हमें 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला जो तत्व होता है वह निश्चित भूभाग होता है। पहला जो तत्व होता है वह निश्चित भूभाग होता है। राज्य बनाने के लिए जो सबसे पहला तत्व होता है वह निश्चित भूभाग होता है। दूसरा जो तत्व होता है वह होता है जनसंख्या। दूसरा जो तत्व होता है वह जनसंख्या। जनसंख्या निश्चित नहीं होता है। जनसंख्या जो है वह निश्चित नहीं होता है। वह निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं दिन प्रतिदिन लोगों का मृत्यु भी होता है और जन्म भी होता है, इसलिए जनसंख्या को हम निश्चित नहीं कहते हैं, क्योंकि यह बदलते रहता है। मान लीजिए कि यह आपका एक मोटा मोटी निश्चित भूभाग हुआ, राज्य का जो यह पहला तत्व हुआ।
यह एक निश्चित भूभाग हो गया जो राज्य का पहला तत्व हो गया। इसमें जनसंख्या, तो जनसंख्या कहने का मतलब यह हुआ कि जनसंख्या हम हैं, आप हैं, और भी जो लोग हैं हमारे गांव में, समाज में, जिला में, ये हमारे क्या हो गए, जनसंख्या हो गए। इन जनसंख्या पर शासन प्रशासन करने के लिए संविधान ने सरकार की व्यवस्था की है। तो सरकार की व्यवस्था की है, अर्थात राज्य का तीसरा जो तत्व हुआ आपका वह हुआ सरकार। और सरकार को चाहिए शक्ति, सरकार को चाहिए शक्ति जो संप्रभुता से मिलती है, जो संप्रभुता से मिलती है। अर्थात हम यहाँ आपको यह बताएं कि राज्य बनाने के लिए 4 तत्व लगा आपका। पहला तत्व हो गया आपका निश्चित भूभाग, दूसरा जो तत्व हो गया वह जनसंख्या हो गया, तीसरा जो तत्व हुआ वह सरकार हुआ, और चौथा जो तत्व हुआ वह संप्रभुता हुआ। बारी बारी से इन चीज़ों को देखेंगे कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होता क्या है। पहले आप यह इस चीज़ को देख लीजिए। यह एक मान लीजिए मोटे तौर पर एक निश्चित भूभाग हुआ। निश्चित भूभाग कहने का मतलब बॉर्डर, निश्चित भूभाग कहने का मतलब बॉर्डर, कहने का मतलब हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ यह जो क्षेत्र है वह वैशाली का क्षेत्र है, आगे जो क्षेत्र है वह समस्तीपुर का क्षेत्र होगा, आगे का जो क्षेत्र होगा वह मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होगा। तो हर जगह जगह पर एक लाइन दिया जाता है, एक बॉर्डर दिया जाता है जिसको हम निश्चित भूभाग कहते हैं। इसके भी आगे आप जाइएगा तो बिहार हुआ, बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, पंजाब हुआ, यह सब क्या है कि एक निश्चित वहाँ क्या है, उसका एक एरिया है, बॉर्डर है, जिसके आगे पंजाब होगा या उसके आगे चंडीगढ़ होगा या कोई दूसरा राज्य होगा। तो निश्चित भूभाग आप लोग समझ गए। जनसंख्या हम आप, हमारे गांव समाज के जो लोग हैं वह जनसंख्या हो गए। सरकार, सरकार की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह हम लोगों पे कंट्रोल कर सके, हम लोगों पर शासन प्रशासन कर सके, हमको देश के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या नहीं करना है, देश ने हमें कौन सा अधिकार दिया है, उन सभी बातों को सरकार को क्या करना होता है, हम पे लागू करना होता है। संप्रभुता के बारे में हम आपको बता दें, छोटा सा बात बोल के। संप्रभुता एक प्रकार की शक्ति होती है जो जनता में निहित होती है। जनता में इसलिए निहित होती है संप्रभुता क्योंकि हम लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए जो व्यक्ति विशेष का चुनाव करते हैं वह उस संप्रभुता का यूज करके, उसका इस्तेमाल करके हमारे देश के आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो उसमें डिसीजन वह ले सके। मतलब संप्रभुता एक ऐसी ताकत है, शक्ति है जो डिसीजन लेने की है, चाहे वह देश का आंतरिक मामला हो, बाहरी मामला हो। वह डिसीजन कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी दूसरे देश के शासन प्रशासन से प्रभावित न होकर खुद से अपना कोई डिसीजन लेते हैं तो वह जो राष्ट्राध्यक्ष हमारे हुए वह संप्रभु व्यक्ति हुए। तो उन राष्ट्राध्यक्ष को चुनता कौन है? सांसद चुनता है, विधायक चुनता है, और सांसद विधायक को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में संप्रभुता किस में निहित होती है। ऑप्शन आपको दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डी में ऑप्शन दे देगा सभी। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में संप्रभुता किस में निहित होती है और उसमें उसी ऑप्शन में अगर आपको जनता ऑप्शन दे देता है तो उसका आंसर हो जाता है जनता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्राध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुने। ठीक है, तो संप्रभुता भी समझ गए। अभी सरकार के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि सरकार आखिर होता क्या। पॉलिटी के अंतर्गत सरकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉलिटी के अंतर्गत सरकार एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। सरकार जो है वह 3 भाग में विभाजित है, या यूँ कहिए कि सरकार के 3 अंग हैं, और सरकार के 3 अंग की व्यवस्था जो किया था वह जॉन लॉक किया था। जॉन लॉक जो एक ब्रिटिश का बहुत बड़ा राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, उन्होंने सरकार का 3 अंग की व्यवस्था किए थे। पहला जो अंग होता है सरकार का वह होता है विधायिका, वह होता है विधायिका। दूसरा जो अंग होता है सरकार का वह होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग होता है सरकार का वह होता है
न्यायपालिका। आप लोग इतनी बातों को जान गए कि सरकार के 3 अंग होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार का चौथा भी स्तंभ होता है। सरकार का चौथा जो स्तंभ होता है जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीडिया ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बातों को जनता के बीच में क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हम जानते हैं कि विधायिका में जो कार्य वहाँ हो रहा है हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ नहीं जाकर देख सकते हैं। कार्यपालिका में जो काम हो रहा है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाकर देख सकते हैं, न न्यायपालिका में जाकर देख सकते हैं। उन सभी बातों को बताने का कार्य जो है वह कौन करता है, मीडिया करता है। इसलिए मीडिया को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आगे यहाँ से यह भी क्वेश्चन आता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसने कहा था। एक नाम है एडमंड बर्क, इसको नोट कर लीजिएगा, एडमंड बर्क। यह जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। किसने कहा है, एडमंड बर्क ने। यहाँ आपको यह बताते चले कि सरकार का जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सभी का अपना अपना काम भी है। जैसे विधायिका का मुख्य काम जो है, विधायिका का जो मुख्य काम है वह विधि बनाना होता है। किसके लिए, जनता के लिए। अर्थात हम लोग के लिए जो विधि विधान बनेगा वह बनेगा कहाँ पर, विधायिका में। अगर विधायिका में जो विधि बन गया उस विधि को लागू करने का जो कार्य करेगा वह कार्यपालिका करेगा। कौन करेगा, कार्यपालिका। और जो विधि बन गया और उस विधि पर कोई व्यक्ति यदि नहीं चलता है, शासित प्रशासित नहीं होता है उस विधि से, तो पुलिस उसको न्यायपालिका के समक्ष क्या करेगी, पेश करेगी और न्यायपालिका उसको दंडित करेगी। जैसे मान लीजिए कि पिछले बार लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से संबंधित बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, जो कौन बनाया होगा, विधायिका। और विधायिका उसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। नियम यह बना कि आप ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, ग्रुप में टहल नहीं सकते हैं। एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि हाँ इतने से इतने बजे तक आप बाहर नहीं जा सकते। जाते थे तो क्या करता था, पुलिस आपको रोकती थी, पुलिस पकड़ के आपको जेल में रखती थी, बाद में आपको न्यायपालिका के यहाँ भेजती थी। तो चूंकि आप यहाँ देखें, विधायिका विधि का निर्माण किया, कार्यपालिका उसको लागू किया और न्यायपालिका यदि कोई व्यक्ति उस विधि विधान के अनुसार नहीं चलता है तो न्यायपालिका उसको क्या करने का कार्य किया, दंडित करने का कार्य किया। ठीक है, तो यह सरकार के 3 अंग थे और सरकार के तीनों अंगों का अपना अपना कार्य था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सरकार में, आगे हम बात करते हैं सरकार में विधायिका की। कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। न्यायपालिका की देखिए, विधायिका जो है वह प्रत्येक देश में, कहने का मतलब जितना भी देश लोकतांत्रिक देश है उन सभी जगहों पर विधायिका है। लेकिन विधायिका का नाम जो है वह अलग अलग है। विधायिका का जो नाम है वह क्या है, अलग अलग है। जैसे भारत में विधायिका है, भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत में विधायिका है। तो भारत में जो विधायिका का नाम है उसे हम संसद कहते हैं। भारत में जो विधायिका का नाम है उसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान के विधायिका का नाम है नेशनल असेंबली। बहुत सारे देश हैं विश्व में जो लोकतांत्रिक है, उनके विधायिका का नाम जो है अलग अलग है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो विधायिका का नाम भारत में क्या हुआ, संसद हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, यहाँ से आपको एक लाइन में पूछा जाएगा कि विधायिका का नाम क्या है, भारत में विधायिका का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद से यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि संसद के कितने अंग है, कितने सदन। तो संसद का कै गो अंग है या कितने सदन है, यहाँ डिफरेंट है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं। पहला इसका हो जाएगा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, दूसरा जो हो गया इसका राज्यसभा। यह हुआ संसद का सदन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं।
तीसरा अंग जो है वह राष्ट्रपति है, वह राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 79 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि अंग की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यदि आपसे बात करें कि संसद के कितने सदन हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, 2 सदन में हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चूंकि राष्ट्रपति सदन नहीं है, वह एक क्या है, व्यक्ति है, इसलिए राष्ट्रपति जो है वह संसद का अंग है अनुच्छेद 79 के तहत। यदि यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति जो है वह संसद का अंग है किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 79 के तहत। विश्व में और भी लोकतांत्रिक देश हैं जिनके विधायिका का नाम जो है वह क्या है, अलग अलग है। जैसे भारत के विधायिका का नाम आपका संसद हुआ, तो संसद के बारे में हम आपको बताएं कि संसद के 2 सदन हैं और 3 अंग हैं। उसी तरीके से भारत के संविधान पर ब्रिटेन के संविधान का और अमेरिका के संविधान का थोड़ा ज़्यादा असर पड़ा है, तो वहाँ के विधायिका के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि वहाँ के जो विधायिका है उसका क्या नाम है, उसके कितने सदन हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो बना है वह सिर्फ इंट्रोडक्शन बना है। इसके आगे भी हम जो यह अभी आपका वॉल्यूम 1 बना है, वॉल्यूम 2 में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके विधायिका के बारे में पूछा जाता है कि हाँ उस देश के विधायिका का नाम क्या है। जैसे पाकिस्तान का आपको हम बताएं नेशनल असेंबली हो गया, जापान हो गया तो डायट हो गया। उसी तरह ब्रिटेन है, ब्रिटेन की विधायिका का नाम पार्लियामेंट है। अमेरिका हो गया तो अमेरिका के विधायिका का नाम कांग्रेस है। तो कांग्रेस के कितने सदन हैं, फिर आगे हम आपको ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसके कितने सदन हैं, यह सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ आपको इतना एक पॉलिटी का समझिए तो इंट्रोडक्शन आपको हम दिए हैं। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि रह गई हो और आपका सुझाव है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा। और जो हम आपको बताएं सब्जेक्ट के अनुसार, इंट्रोडक्शन के अनुसार पॉलिटी का, अगर आपको कोई बात लग रहा है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो उसका सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अपना ओपिनियन देने से क्या होगा आपको, क्योंकि उसको भी हम अपने वीडियो में समावेश करेंगे, उसको भी हम बच्चों को बताएंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि हम जो जानते हैं वही बहुत है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे। आपका जो ओपिनियन होगा उसका हमको इंतज़ार रहेगा। आप वीडियो के माध्यम से आप उस ओपिनियन को रखिएगा जिसको हम बच्चों को आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।